सब्सक्राइब कीजिए चैंपियनशिप चैनल को और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपडेट के लिए घंटी के निशान पर क्लिक करें। वेलकम टू चैंपियनशिप जीके चैनल। आज हम क्लास 12 के कक्षा 12 के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का एनसीईआरटी के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है, यहाँ पे ठोस अवस्था वाला चैप्टर है भाग 1 में। ठीक है, पहला जो एकक है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षणों का वर्णन कर सकेंगे। यानी कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं ठोस अवस्था के। ठीक है, और उसके बाद अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, क्रिस्टलीय ठोसों को बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। ठीक है, तो आगे भी देखते हैं हम, ये सभी टॉपिक जो है एक एक करके हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ठोस अवस्था है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है उसमें जो कण होते हैं वो मतलब काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नज़दीक व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो है ये बेसिक चीज़ें जो है कक्षा 11 में आप पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इन बातों को ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें जो है ठोस जो है, सबसे पहली चीज़ यह कि ठोस जो है कठोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतना आप समझते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है इस बुक के अकॉर्डिंग, इसमें ये लाइन जब हम पढ़ें तो इस एकक में हम कणों की विभिन्न संभव व्यवस्थाओं से प्राप्त अनेक प्रकार की संरचनाओं का विवेचन करेंगे और छानबीन करेंगे कि संरचनात्मक इकाइयों के अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होने से ठोस के गुण क्यों परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका चैप्टर को पढ़ने का मेन मोटो है। ठीक है, हम यह भी जानेंगे कि संरचनात्मक अपूर्णताओं और अपद्रव्यों की अल्प मात्रा में उपस्थिति से ये गुण किस प्रभाव रूपांतरित होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। अब आता है पहला टॉपिक, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। ठीक है, तो ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं पहले हम देख लेते हैं। तुम्हें सबको पता होगा कि जो है 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। 3 अवस्थाओं में जो है एक अवस्था है ठोस अवस्था। ठीक है, तो इस ठोस अवस्था के संबंध में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर वैसे देखा जाए तीनों अवस्थाओं में जो सबसे स्थायी अवस्था है वो ठोस अवस्था होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है जो इनकी अवस्था होती है स्थायी अवस्था, ये 2 विरोधी कारकों पर के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करती है। ठीक है, 2 कारक। ठीक है, तो उसके बाद यह है अंतरा आणविक बलों की अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों को समीप रखने की प्रवृत्ति। ठीक है, अंतरा आणविक बलों की अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों को समीप रखने की प्रकृति। ठीक है, यानी कि एक चीज़ तो क्या है अंतराण्विक बल और दूसरी चीज़ है ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा जिसकी प्रवृत्ति गति बढ़ाकर पृथक रखने की होती है। ठीक है, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा जो है जो अंतराण्विक यानी कि पार्टिकल होते हैं, अणु अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, उनकी जो है गति को बढ़ाकर उनको पृथक रखने की होती है। ठीक है, पर जबकि अंतराण्विक बल जो है 2 अणुओं को एक दूसरे से बांधने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पर्याप्त निम्न तापमान पर ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है और अंतरा आणविक बल उन्हें इतना समीप कर देते हैं कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है।
और निश्चित स्थितियां अध्यासित कर लेते हैं, मतलब एक एक निश्चित स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉपी में नोट करने लायक क्या चीज़ है, ठीक है, उसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखना है, कॉपी और पेन के साथ एक्टिव रहें। एनसीईआरटी क्लास ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया आप सभी लोगों के लिए। तो ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखना है आपको, ठोस अवस्था के अभिलक्षणिक गुणधर्म, ये हेडिंग बनाने हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, कि पहला अभिलक्षण इसका है, ये निश्चित द्रव्यमान आयतन एवं आकार के होता है। ठीक है, इनका द्रव्यमान निश्चित होता है और इनका आयतन और आकार भी निश्चित होता है ठोसों का। ठीक है, तो ये कैसे होता है द्रव्यमान, तो आप सबको पता है, जैसे पत्थर का वजन अगर 5 ग्राम है तो वो 5 ग्राम ही रहेगा, या 5 केजी है तो 5 केजी ही रहेगा। ठीक है, तो एक निश्चित द्रव्यमान रहेगा इसका। उसके बाद आयतन की बात हम करते हैं। यहाँ पे आयतन में जो है उसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो पूरा ये इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, और आकार भी फिक्स होता है। ठीक है, पत्थर का आकार जैसा होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, इसलिए ये तीनों फिक्स होते हैं। ठीक है, अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं, इसका क्या मतलब है, जैसे दो अणु हैं, या एक ठोस में बहुत सारे अणु हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है ये नहीं होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर, ये इस तरीके से होती है, बहुत बिल्कुल मिले हुए। तो इन सारे अणुओं के बीच जो दूरी है वो कम होती है। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होते हैं। अब जो एक अणु से दूसरे अणु के बीच की जो दूरी होती है इसी को अंतराण्विक दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम होती है ठोसों में, इस वजह से ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि असंपीड्य, यानी कि ये जो है असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब अगर हम इस इसको अगर प्रेस करें, दबाया दबाया जाए इसको, तो ये दबता नहीं है, ये जो इसका आकार है ये वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अब जब ये असंपीड्य होगा, जब ये दबेगा ही नहीं, तो कठोर भी होगा, जाहिर सी बात है, ये आप सब समझते हैं। ठीक है, पत्थर है, पत्थर कठोर होता है। ठीक है, असंपीड्य होता है वो इसलिए कठोर होता है, और असंपीड्य क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो अंतरा आणविक दूरियां हैं वो लघु होती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया, अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है, जैसे हमारे पास अगर दो चीज़ों में हम कंपेयर करते हैं, जैसे ये हमारे पास दो अणु हैं। ठीक है, अब दो अणु हम ये वाला हमने ले लिया, जो मान लो कोई बॉक्स है, इसमें दो अणु हैं। ठीक है, और एक बॉक्स है ये है, इसमें भी दो अणु हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये को हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का इनका जो अंतरा आणविक जो दूरी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा है, यानी कि दो अणुओं के बीच की दूरी जो है वो ज़्यादा है इसकी तुलना में, बी की तुलना में। ठीक है, ए की अंतरा आणविक दूरी ज़्यादा है बी की तुलना में, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला इसकी तुलना में ज़्यादा मतलब स्टेबल होगा, स्थायी होगा। यानी कि अब देखो, इसमें बल की बात करता है, अंतराण्विक बल, यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तो अंतराण्विक बल। ठीक है, तो अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जब इनके बीच की जब दूरी है ये कम होगी, ठीक है, जब दूरी कम होगी तो क्या होगा, जैसे मान लो दो लकड़ियां हैं आपके पास, एक लंबी लकड़ी है, एक छोटी सी लकड़ी है, तो जो लंबी वाली लकड़ी है उसको तोड़ने में जो है काफ़ी कठिनाई नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब लंबी वाली लकड़ी जो है वो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन जो छोटी वाली लकड़ी है
उसको तोड़ने में कठिनाई होगी, क्योंकि उसके मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ सकते हैं कि उनके बीच जो है अंतराण्विक दूरियां लघु होने के कारण उनके बीच जो अंतराण्विक बल होते हैं वो प्रबल हो जाता है। क्या निष्कर्ष इस बात से निकलता है, यानी कि दो अणुओं के बीच अगर अंतराण्विक दूरी कम होती है, ठीक है, तो उसके जो बल होंगे वो प्रबल होंगे, अंतराण्विक बल, ठीक है, ये निश्चित बात है। ठीक, अगर इनके बीच दो अणुओं के बीच जो दूरी है वो ज़्यादा होगी तो अंतराण्विक बल जो है वो प्रबल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए जो है ये प्रबल नहीं हो पाएगा। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं, ठीक है, ये तीसरा अभिलक्षण है ठोस अवस्था का। चौथे अभिलक्षण की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके अवयवी कणों, ठीक है, अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, परमाणुओं को मिला करके, अणुओं को मिला करके, आयन को मिला करके, इनमें से कोई एक भी पार्टिकल अगर होता है तो इन सबको जो है एक निश्चित टर्म में, निश्चित शब्द में अवयवी कण बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे हमारे पास अगर कोई जो है ठोस पदार्थ है, जैसे लकड़ी का कोई एक बॉक्स है, उसमें उसके जो अवयवी कण है यानी कि परमाणु, अणु अथवा आयन, ठीक है, उनकी स्थिति जहाँ पर है वो वहीं का वहीं पर स्थित होगा, ठीक है, यानी कि इनकी स्थिति निश्चित होती है, यानी कि उनके अवयवी कणों की स्थितियाँ निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसको छोड़ देना, सिर्फ इतना लिख लो, यही काफी है, उनके अवयवी कणों, परमाणुओं, अणुओं अथवा आयन की स्थितियां निश्चित होती हैं, यहाँ तक, ठीक है। तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद फिफ्थ जो पांचवा पॉइंट है, ये मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य और कठोर होते हैं। असंपीड्य क्या है, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनको प्रेस नहीं किया जा सके, इनको दबाया नहीं जा सके। जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को अगर हम छोटा करते हैं, जैसे पिचकाते हैं हाथ से, तो वो पिचक कर छोटा हो जाता है लेकिन वापस अपनी दूसरी स्थिति में आ जाता है ना। जबकि अब जैसे पानी, पानी के पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उसको अगर जो है अ, दाब लगाया जाए, उसको मतलब दबाया जाए, प्रेशर दिया जाए, तो वो जो है प्रेशर की वजह से जो है ठोस बर्फ में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। तो यानी कि जल जो है अगर अंतराण्विक दूरियां जो है उसमें कम हो जाती है, इसलिए वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो ठोस होते हैं उनके बीच अंतराण्विक दूरी बहुत कम होने के कारण जो है ये असंपीड्य होते हैं, और असंपीड्य होने के कारण ये कठोर भी होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये समझने वाली बात है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट रख सकते हैं, वहाँ पे अगली वीडियो में ये डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब है अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस क्या है, उसके बाद हम जो है आगे देखेंगे, इनके बीच अंतर भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों की बात हो रही है, तो इसमें लिखा हुआ है, ठोसों को उनकी अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्रम यानी कि जो कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण हो रहा है ठोसों का, जो कि क्या है, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। यहाँ पे फिगर बने हुए हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे क्रिस्टलों से बना होता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। ये वाला जो यहाँ पे फिगर है ये क्रिस्टलीय ठोस का है, ये
अक्रिस्टलीय ठोस का है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ये अभी बताया जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें प्रत्येक का निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्रिस्टल में अवयवी कणों, परमाणु, अणुओं अथवा आयनों का क्रम सुव्यवस्थित होता है। ये पॉइंट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तथा इनकी तीनों विभागों में पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, मतलब रिपीटेड यूनिट, जो यहाँ पे इसकी जो अलग अलग जहाँ पे जो इसकी स्थिति है, ये एक एक ही तरह से रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति में हो रही है। ठीक, उसके बाद यदि हम क्रिस्टल के एक भाग में कणों की स्थिति का अवलोकन करें तो हम क्रिस्टल के किसी दूसरे भाग में कणों की स्थिति का सही सही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, या क्रिस्टल है कोई, मतलब ट्यूब टाइप हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम किसी भी साइड से देखेंगे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके चारों ओर जो है, एक साइड का ऊपर के साइड अगर हम देख लेंगे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें टोटल कितने कॉर्नर होंगे, कितने कोने होंगे। ठीक है, एक फिक्स इसकी ज्योमेट्री होती है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब चाहे अवलोकन किए जा रहे भाग से कितनी दूर बना हुआ तक क्रिस्टल में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इसी को बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, मतलब हम किसी भी दिशा से क्रिस्टल को देखें, क्रिस्टलीय ठोसों को देखें, तो हम जो है उसके कणों की स्थिति का सही सही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसमें इसी को हम बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था, एक व्यवस्थित ढंग से, अर्थात कणों का की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि जो कणों की व्यवस्था होती है वो एक नियमित क्रम में होती है। ठीक है, एक फिक्स होती है उनकी पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे, अब इसको नोट तो नहीं करना है, ये सब पॉइंट अभी अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस में जब मैं अंतर लिखाऊंगा तो वहाँ पे बता दिया जाएगा, इसको उस टाइम नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी समझना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, तो उसके बाद जो है, अर्थात कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है जिसकी संपूर्ण क्रिस्टल में एक से अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसकी संपूर्ण क्रिस्टल में एक से अंतराल में, ठीक है, कोई मतलब अंतर नहीं होता है उनमें। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल इसके सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोसों के विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक क्वार्ट्ज हो गया, एक सोडियम क्लोराइड हो गया, ये दोनों क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, उसके बाद अब कांच, रबड़ और बहुत से प्लास्टिकों के द्रव जब ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आते हैं तो क्रिस्टल नहीं बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इनका क्रिस्टल नहीं बनता है। जब इनका अगर द्रव हम देखते हैं, उस द्रव को अगर हम ठंडा करते हैं, ये ठोस में तो बदल जाता है लेकिन क्रिस्टल नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नमक है, नमक को अगर उच्च तापमान पर गर्म किया जाए तो जो है वो द्रव अवस्था में हो सकता है। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है, अब वो जो है उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर जो है कम कर दिया जाए तो वो क्रिस्टल के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब रबड़ है, रबड़ का अगर जो है द्रव है, घोल है, तो उस द्रव को अगर ठोस अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो
अक्रिस्टलीय ठोस ग्रीक शब्द अमोर्फस से बना होता है, यानी कि अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय होता है, ठीक है। तो जिसका अर्थ है आकृति नहीं होना, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, इसलिए ये अमोर्फस बोला जाता है, यानी कि अक्रिस्टलीय, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस असमाकृति के कणों से बने होते हैं, ठीक है, यानी कि आकृति जो है समान नहीं होती है, इसलिए असमाकृति। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, इस चित्र में कुछ और है, जो इसमें कुछ और है, सब सब में मतलब जियोमेट्री जो है सभी की अलग है, अलग अलग कणों की अलग अलग है और अलग अलग तरीके से व्यवस्थित है, ठीक है। यानी कि कोई एक निश्चित पैटर्न इसका नहीं है व्यवस्था का। तो अभी हमने इसमें पढ़ा था दीर्घ परासी व्यवस्था, तो दीर्घ का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा लघु। तो यहाँ पे जो है लघु परासी व्यवस्था हो गई, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है ना। लघु परासी व्यवस्था, अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परासी व्यवस्था होती है और क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था, क्योंकि कणों की व्यवस्था का पैटर्न क्रिस्टलीय में निश्चित होता है, ठीक है, नियमित होता है और निश्चित होता है, तो इसलिए इसको हम दीर्घ परासी बोलते हैं। और अक्रिस्टलीय में लघु होता है, क्योंकि इसमें अनियमित होता है, यानी कि कोई एक नियमित क्रम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन ठोसों में अवयवी कणों यानी कि परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की व्यवस्था केवल लघु परासी व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावर्त पैटर्न केवल अल्प दूरियों तक देखा जाता है, मतलब आधी दूरियों तक, ठीक है। तो यानी कि कुछ ही हिस्से में कभी कभी पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन बाकी जो नियमित भाग हैं वो बिखरे होते हैं इसका, ठीक है। और इनके बीच व्यवस्था क्रम अनियमित होता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो व्यवस्था क्रम है वो अनियमित होता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलीय, और जो क्वार्ट्ज का कांच होता है वो अक्रिस्टलीय होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये क्वार्ट्ज का है और ये क्वार्ट्ज कांच का है, ठीक है। कांच अलग चीज़ है, कांच को जैसे मान लो, कांच को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, अगर सपोज समझ में नहीं आता है, जैसे अगर हम एक पत्थर के टुकड़े से कांच को तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं तो क्या होता है, कांच जो है कभी भी, जैसे ये कांच है, ठीक है, कभी भी इस तरीके से नहीं टूटेगा। पत्थर से अगर तोड़ते हैं या किसी हथौड़े से मार के तोड़ते हैं तो इस तरीके से नहीं टूटेगा, हमेशा उसमें दरार टाइप की बन जाएंगे। कभी भी देख लो, कभी मान लो किसी का मोबाइल फ़ोन गिर जाता है तो उसमें आप देखते हैं कि एकदम सीधी लाइन से ब्रेक डाउन नहीं होता है, उसमें बहुत सारी दरारें पड़ जाती हैं कांच में। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी जो जियोमेट्री है, कणों की जो स्थिति है, मान लो कण अगर इस तरीके से लगे, एक लाइन से लगे हैं, तो तब तो ये ऐसे टूटता है ना। अब लाइन से नहीं लगे हैं तो कण इस तरीके से व्यवस्थित हैं एक जालवत क्रम में, जाल के समान, तो ये ब्रेकडाउन भी ऐसे ही होता है, इसका शेप भी इस टाइप से अलग अलग तरीके से टूटना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्लियर होता है कि ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है ये देखते हैं, इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था ये हो गया, ठीक है। तो इनके बीच क्वार्ट्ज, हाँ यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय होता है और क्वार्ट्ज कांच अक्रिस्टलीय होता है, ठीक है। इनकी संरचना ये दी हुई है, ठीक है। तो दोनों संरचनाएं जो है लगभग समरूप हैं, फिर भी अक्रिस्टलीय क्वार्ट्ज कांच में दीर्घ पराची व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्वार्ट्ज कांच और क्वार्ट्ज में डिफरेंस, कहाँ दीर्घ पराची व्यवस्था है और कहाँ दीर्घ पराची व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के सदृश होती है, यानी कि द्रवों के समान होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना, ठीक है। तो अवयवी कणों की व्यवस्था में भी अंतर के कारण दोनों प्रकार के ठोसों के गुण भिन्न होते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वो निश्चित होता है, ठीक है।
गलनांक यानी कि जिस ताप पर जो है ठोस जो है पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, गलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिस ताप पर गलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लो कोई रबड़ का टुकड़ा है, उसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद उसका सपोज मान लिया उसका जो गर्म करके पिघलने का तापमान है वो 120 डिग्री सेल्सियस है सपोज। ठीक है, तो 120 डिग्री सेल्सियस मतलब 120 डिग्री सेल्सियस तापमान से वो पिघलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पिघलना स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि 120 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है, गलनांक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोसों का जो है गलनांक निश्चित होता है, एक निश्चित ताप पर वो पिघलते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, यानी कि यह एक विशिष्ट ताप पर पिघलकर द्रव बन जाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। दूसरी ओर अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक निश्चित परास पर नरम होकर पिघलते हैं और बहने लगते हैं। ठीक है, और इनको गलाकर सांचे में ढाला जा सकता है। ठीक है, इसलिए यह अक्रिस्टलीय हैं। ठीक, जो और इनसे विभिन्न आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम सही से। अभी लास्ट में इन दोनों के बीच अंतर भी पढ़ा जाएगा, तो अंतर में ये सब बातें आ जाएंगी जितनी मैंने अभी समझाई हैं। ठीक है, तो अलग अलग आकृतियाँ इसमें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ा सा मतलब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के सदृश होती है। ठीक है, और इन्हें आसानी से अधिक सांद्रता वाले द्रव मान लिया जाता है। ठीक है, तो किसी एक तापमान पर वे क्रिस्टलीय बन सकते हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर तापमान होगा जिसमें क्रिस्टल वो बन सकता है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण के कारण प्राचीन सभ्यता की कांच की कुछ वस्तुओं की दृश्यता में दूधियापन पाया गया, यानी कि कांच जब पुराना हो जाता है तो वो दूधिया कलर का बन जाता है ना। तो द्रवों के सदृश क्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है और ये जो है बहुत स्लो होता है। ठीक है, मतलब जो कांच होता है, कांच में देखा होगा आपने कि कभी जो है जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी जो पैंदी है, जैसे ये कांच है, खिड़की है कांच की। ठीक है, कोई बहुत पुराना भवन है। ठीक है, अब खिड़की का जो ये निचला हिस्सा है, इसमें कभी आपने गौर किया होगा कि ये हिस्सा जो है थोड़ा मोटा हो जाता है और ये हिस्सा पतला हो जाता है काफ़ी। ठीक है, अब ये जो इसकी पैंदी होती है ये मोटी हो जाती है। मोटी होने का कारण क्या होता है, जो कांच के जो अणु हैं इनके अंदर प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, करते हैं, मतलब ये नीचे की ओर बहते जाते हैं गुरुत्व बल के प्रभाव में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इसकी पैंदी मोटी हो जाती है। ठीक है, तो और ये बहुत स्लो होता है, बहुत सालों में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है कभी कभी इस वजह से, इस प्रकृति के कारण इसको आभासी ठोस भी बोला जाता है। ठीक है, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अतिशीतित द्रव भी इसको कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, द्रवों के सदृश अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि यह बहुत मंद होता है। अतः कभी इन्हें आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो अतिशीतित द्रव की डेफिनेशन जरूर लिख लेना, यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो, आभासी ठोस और या अथवा अतिशीतित द्रव, ये हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि कांच में, ठीक है, यानी कि या अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है और यह प्रक्रिया बहुत मंद होती है। ठीक है, प्रवाह की प्रवृत्ति होने के कारण इन्हें आभासी ठोस कहा जाता है या फिर अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति समदैशिक होती है। ठीक है, अब समदैशिक इसमें क्या होता है, समदैशिक का मतलब यहाँ पे ये चीज़ समझना है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये समझने जरूरी है, एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मानक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इनके समदैशिक का मतलब यहाँ पे देख लो, इनके यांत्रिक शक्ति, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता जैसे गुण सभी दिशाओं में
समान होते हैं। इसका कारण यह है कि उनमें जो है दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, किसमें? अक्रिस्टलीय ठोसों में, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति समदैशिक होती है। अब यहाँ पे एक पिक्चर बनाया गया है, इसमें देख सकते हैं आप। अब देखो, क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस का यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्रिस्टलों में विषम दैशिकता भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों की भिन्न भिन्न व्यवस्था से प्राप्त होती है। ठीक है, कणों की, देखो अब ऐसे देख रहे हैं इसकी डिस्टेंस कम है, ऐसे देख रहे हैं इसकी डिस्टेंस से ज़्यादा है। विषम दैशिकता हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसमें जो है जो यांत्रिक शक्ति है इसकी, अपवर्तनांक है और विद्युत चालकता है। ठीक है, तो ये गुण जो है विषम दैशिकता का मतलब ये गुण समान नहीं होंगे। ठीक है, ये तीन गुण कौन कौन से? यांत्रिक शक्ति, अपवर्तनांक और विद्युत चालकता। ये तीनों गुण अगर समान होंगे, ठीक है, सभी दिशाओं से, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये समदैशिक है, अदरवाइज ये विषम दैशिक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है इनके ठीक है, समान होते हैं दीर्घपरासी। हाँ ठीक है, ये तो आपको पता है कि दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होती है। अक्रिस्टली में सभी दिशाओं में कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, अतः सभी दिशाओं में समग्र व्यवस्था एक समान हो जाती है। इसीलिए किसी भी भौतिक गुण का मान हर दिशा में समान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी ओर क्रिस्टलीय ठोसों की अगर बात की जाए तो क्रिस्टलीय ठोस जो है विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, अर्थात उनके कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युतीय प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक। ठीक है, तो एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं से अगर हम उसका मेजरमेंट करते हैं, किसका? विद्युतीय प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का और अपवर्तनांक का। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन से अगर हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो इनका मान जो है अलग अलग निकलता है। ठीक है, इसलिए इनकी जो प्रकृति है वो विषम दैशिक होती है। ठीक है, तो अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न व्यवस्था से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये प्रभाव। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के अलावा कुछ ठोस होते हैं जो देखने से अक्रिस्टलीय लगते हैं, परंतु इनकी संरचना क्रिस्टलों में होते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, तो इसलिए इन्हें जो है बहुक्रिस्टलीय ठोस कहा जा सकता है। ये हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा, बहुक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो यानी कि कुछ क्रिस्टलीय कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो है देखने से अक्रिस्टलीय होते हैं, लेकिन उनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। ठीक है, दिखते वो अक्रिस्टलीय है, संरचना क्रिस्टलीय होती है, इसलिए उनको बहुक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं इनमें एग्जाम्पल है। ठीक है, धातुएं अक्सर बहुक्रिस्टलीय अवस्था में होती हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग जरूर लिख लीजिएगा, बहुक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो इनमें क्रिस्टल किस प्रकार से अभिमुख होते हैं, धातु का नमूना समझिए। वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो मैं जहाँ जहाँ पे मैं लिखने की बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे कि कांच, रबर और प्लास्टिक, जो कि हमारे दैनिक जीवन के अनेक अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है। ठीक है, फोटोवोल्टिक पदार्थ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो रही है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच विभेद यानी कि अंतर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना अभी पढ़ाया है उसका रिवीजन जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी ज़रूरतमंदों के साथ। ठीक है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।